यहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ स्पेशल नॉलेज लाइब्रेरी से रिलेटेड। आपने अभी तक देखा कि रंगनाथन द्वारा जो 5 लॉज दिए गए हैं लाइब्रेरी साइंस के, वो काफ़ी फेमस भी हैं। इवन ये भी फेमस है, बट उनको लोग ज़्यादा जानते हैं। लाइब्रेरी प्रोफेशनल नॉर्मली अगर किसी से पूछते हैं तो सबसे पहले वो बताते हैं लाइब्रेरी के वो 5 लॉज जो रंगनाथन के द्वारा दिए गए हैं। और डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने जो 5 लॉज दिए वो ट्रेडिशनल टू डिजिटल लाइब्रेरी के लिए यूज़फुल है। बट आज मैं आपको बताऊंगी 5 वो लॉज जो एक्सपायर तो इंस्पिरेशन उनको ली गई है रंगनाथन के ही लॉ से, लेकिन करंट टाइम की नीड्स को देखते हुए डिजिटल फॉर्म में जो लाइब्रेरीज आज मिलती हैं उनके लिए जो नियम हैं उनके बारे में ये 5 लॉज एली रेजा नरोजी द्वारा दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इन 5 लॉज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, एक छोटा इंट्रोडक्शन आपको मैं बता दूँ कि जो भी ये लॉज हैं वो कहाँ दिए हुए हैं और किसके द्वारा दिए गए हैं। एक्चुअली ये लॉज एली रेजा नरोजी द्वारा 2004 में दिए गए थे, क्योंकि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के लॉज 1928 में उन्होंने उसको बनाया और 1931 में वो पब्लिश हुए। बट इतने लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद 2004 में एली रेजा नरोजी ने ये 5 लॉज दिए। ये 5 लॉ एक्चुअली इंस्पायर्ड तो रंगनाथन के लॉ से ही हैं, क्योंकि ये तो रंगनाथन के लॉ से जैसे ही हैं, बस इसमें वेब के कंटेंट को अप्लाई किया गया है, वेब को लेकर के बताया गया है। और डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा जो 5 लॉ लाइब्रेरी ऑफ साइंस के दिए गए हैं उनमें बुक्स और स्टडी मटेरियल जो हार्ड फॉर्म में है उनको किस तरह से अरेंज करना है और यूज़र्स के लिए कैसे उन्हें यूज़फुल बनाना है वो नियम बताया गया था। अब यहाँ पर तो सिर्फ मैं एली रेजा नरोजी के 2004 के नियम के बारे में ही बताऊंगी, और इसके अलावा भी कई ऐसे नियम हैं जो रंगनाथन के बाद दिए गए, क्योंकि रंगनाथन के जो 5 लॉज हैं उसके बाद 6ठा लॉ भी आया है जिसको भी मतलब बताया गया है और वो भी अप्लाई होते हैं। और उसके बारे में मैं आपको उन सारे जो भी लॉ यूज़ किए गए हैं या लाइब्रेरी के लिए दिए गए हैं उन जो कि यूज़फुल भी हैं ऑब्वियसली, तो उनको मैं अलग वीडियो में आपको बता दूंगी। अभी हम बात करते हैं 2004 में एक पेपर पब्लिश किया गया था एली रेजा नरोजी द्वारा, जिस पेपर का टाइटल है एप्लीकेशन ऑफ रंगनाथन्स लॉ टू द वेब, अप्लाइड रंगनाथन्स 5 लॉ टू द वेब इन हिज पेपर बाय एली रेजा नरोजी। इन्होंने अपने 2004 में जो पेपर पब्लिश किया इसमें इन्होंने 5 लॉ दिए जो कि वेब से रिलेटेड थे। अब वेब से रिलेटेड थे क्योंकि हम नॉर्मल देखें तो रंगनाथन के जो 5 लॉ हैं वो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी और हाइब्रिड लाइब्रेरी में तो हम अप्लाई कर सकते हैं उसको, लेकिन अगर हम वर्चुअल लाइब्रेरी की बात करें तो अप्लाई तो कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो रूल बनाए वो बहुत ही पावरफुल रूल है और किसी भी लाइब्रेरियन को उसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ अगर वेब की बात करें तो करंट जो नीड है उसमें डिजिटल लाइब्रेरी और वर्चुअल लाइब्रेरी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में वेब से रिलेटेड अगर नॉलेज की बात करें, उनको कंटेंट को, इंफॉर्मेशन को यूज़र्स तक पहुंचाने और उनको कलेक्ट करने की बात करें, तो ये जो लॉ हैं एली रेजा नरोजी द्वारा जो दिए गए हैं बहुत ही यूज़फुल होते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि वो कौन से 5 लॉ हैं जो ए नरोजी द्वारा दिए गए हैं। पहला, वेब रिसोर्स आर फॉर यूज़। सेकेंड, एवरी यूज़र हिज और हर वेब रिसोर्स। And third, every web resource its user and save the time of the users and the web is growing organism। हाँ, तो पहले की अगर मैं बात करूँ तो आप नॉर्मली आपने अगर रंगनाथन के लॉज को जानते हैं या देखा है, तो अगर नहीं भी देखा है तो मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी, तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कंपेयर करने में उससे एक्चुअली आसानी होगी और ये कंपेयर करके समझने में ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पे है रंगनाथन के द्वारा जो दिया गया पहला लॉ है बुक्स आर फॉर यूज़, सेम एज यहाँ पे नरोजी द्वारा दिया गया वेब रिसोर्स आर फॉर यूज़, यानी सारे, इसमें कहने का मतलब ये नहीं है कि जितना इन्फॉर्मेशन है वो सब यूज़फुल ही है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि वेब पोर्टल, पेज,
आप जो भी प्रोवाइड करा रहे हैं यूज़र को, क्योंकि अगर वर्चुअल लाइब्रेरी की बात करें तो ऑब्वियसली आपके पास कोई बिल्डिंग नहीं है जहाँ पे आपके पास यूज़र आएगा, आपके पास एक वर्चुअली लाइब्रेरी है जहाँ पे आपके पास जो यूज़र आएंगे वो वर्चुअल यानी डिजिटल कंटेंट को लेने के लिए आएंगे। और डिजिटल कंटेंट आप उसको किसी वेब पेज के थ्रू, पोर्टल के थ्रू ही प्रोवाइड करा सकते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे कंटेंट को ही यूज़ करिए जो यूज़ में आ सके। आपका जैसे यूज़र की डिमांड है वैसा आप रिसोर्स कलेक्ट करिए और फिर जितना आपका रिसोर्स होगा वो यूज़फुल हो जाएगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें वो यूज़र के काम आए और यूज़फुल होनी चाहिए। आपने कंटेंट अगर कलेक्ट कर लिया, आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, पर अगर यूज़र्स को आप उस पहुंचा नहीं पाए, आपका यूज़र्स उसे यूज़ करना ही नहीं जानता है, तो वो कैसे यूज़ करेगा? तो यूज़ करने के लिए ही है, तो यूज़ कैसे करें वेब रिसोर्स को, ये भी बताना आपका काम है। तो आप उसको इसके लिए रीच कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि वो कैसे अपने पोर्टल को यूज़ करें, इसके लिए भी आप उनको बताएं। और उसके बाद एक्सेस करने का तरीका, उसको यूज़ करने का तरीका, डाउनलोड करने का तरीका बता करके आप यूज़फुल कर सकते हैं। सेकेंड है एवरी यूज़र हिज और हर वेब रिसोर्स, यानी आपकी जो भी लाइब्रेरी है, वर्चुअल लाइब्रेरी, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है, जो भी कंटेंट है, वो सभी यूज़र्स के लिए होना चाहिए। मतलब कहने का है, अगर हिंदी का आपकी इंग्लिश है, मान लीजिए वर्चुअल लाइब्रेरी है और आपके यूज़र्स जो भी हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज को जानते हैं, और अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज के यूज़र्स आ रहे हैं तो दैट्स वेरी गुड। बट अगर आपकी लाइब्रेरी को एक्सेस करने वाले उर्दू, अरबी, फ़ारसी, हिंदी, अलग अलग लैंग्वेज के और अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ने वाले, अलग अलग सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट रखने वाले हैं, तो आप सिर्फ उनको एक ही टॉपिक का नहीं देंगे तो फिर वो उनके यूज़ का नहीं होगा। आपको ऐसी इस तरीके से फॉर्म करना चाहिए कि अगर आपकी एकेडमिक लाइब्रेरी है या स्पेशल लाइब्रेरी है तो जो कंटेंट आपके यूज़र्स के लिए यूज़फुल हो वो सारा आप इकट्ठा करें, ताकि उसका इस्तेमाल हो सके और जितने भी यूज़र्स आपकी लाइब्रेरी को एक्सेस करते हों किसी को भी खाली हाथ ना लौटना पड़े। आपकी वर्चुअल लाइब्रेरी जो आपने एक क्रिएट की है उसमें यूज़र्स आए तो उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थर्ड होता है एवरी वेब रिसोर्स इट्स यूज़र, यानी सभी वेब रिसोर्स को उनके यूज़र्स मिल जाएं। अब सिंपल है, रंगनाथन का जैसे तीसरा लॉ कहता है कि सभी मतलब एवरी बुक इट्स यूज़र्स, तो उनको कैसे, मतलब सभी बुक को यूज़र्स का मिलेगा, तभी मिल सकता है जब एक्सेस ओपन एक्सेस हो। ओपन एक्सेस में यूज़र्स जाएगा, उसको एक टॉपिक से रिलेटेड उसकी अपनी जो वो सोच के आए वो बुक नहीं है तो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर और बुक्स हैं तो वो ले जाएगा। सेम एज यहाँ पर है वेब रिसोर्स में भी, अगर आपने कोई एक टॉपिक से रिलेटेड 10-12 कंटेंट आपने अपलोड कर रखे हैं या इन्फॉर्मेशन को अपलोड कर रखी है तो उसका एक्सेस दीजिए, ताकि वो उसको अगर अच्छे से उसको देख सके, समझ सके और यूज़ कर सके। तो उसको अगर एक टॉपिक से रिलेटेड कोई एक आपने पेपर उसमें अपलोड कर दिया और या फिर आपने उसमें 10 पेपर अपलोड कर दिए और आपने उसको अलग अलग जगह पे कहीं भी डाल दिया, मतलब मान लीजिए आपने हिंदी का कंटेंट इंग्लिश में या इंग्लिश का कंटेंट हिंदी में या अलग अलग लैंग्वेज में, लैंग्वेज प्रॉब्लम या टॉपिक का नहीं समझ में आया, किसी तरीके से अगर आपने उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इधर उधर हो गया तो फिर वो कंटेंट, वो वेब रिसोर्स यूज़ में नहीं आ पाएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि आपको अरेंजमेंट बहुत अच्छे से करना है। देन आफ्टर 4 यू सेव द टाइम ऑफ द यूज़र, सेम एज कि आपको लाइब्रेरी, ये रंगनाथन के 5 नियम में भी अप्लाई होता है और यहाँ पर भी ये चीज़ अप्लाई होती है। और ये सेम चीज़ कि कभी भी यूज़र्स का समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कीमती है। इवन किसी का भी समय, किसी को भी समय अपना नहीं बर्बाद करना चाहिए। एक स्टूडेंट का समय तो बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि उसके पास अपनी जो भी एम है, अपने जो भी गोल हैं उनको अचीव करने का एक लिमिटेड टाइम पीरियड है। और ऐसे में अगर आपके वेब पेज पे या आपकी लाइब्रेरी को एक्सेस करने के बाद अगर किसी भी तरीके का अननेसेसरी कंटेंट उसको गुमराह करता है या वो किसी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन में घूम के ही रह जाता है, या फिर आपने जो भी कंटेंट को अरेंज किया है उसको ढूंढने में दिक्कत आ रही है, उसका समय बर्बाद हो रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है आपकी लाइब्रेरी तक आने का। ऐसे तो वो बहुत सारे सर्च इंजन सर्च कर सकता है, लाइब्रेरी को एक्सेस किया दैट मीन्स उसको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन और उसके टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि एक बार आपकी रिसोर्स को एक्सेस करने के बाद उसे किसी और रिसोर्स की नीड होनी ही नहीं चाहिए। और ये चीज़ एक लाइब्रेरियन को बखूबी समझना चाहिए। इसीलिए ये लॉज रंगनाथन के द्वारा या फिर नरोजी के द्वारा जो भी दिए गए हैं, एक लाइब्रेरियन की नींव होती है, एक लाइब्रेरी की नींव होती है और लाइब्रेरियन के लिए एक
बिल्कुल नियम है, कर्तव्य कह लीजिए या धर्म कह लीजिए, बिल्कुल इनको आना ही आना चाहिए। यदि आप इन 5 नियमों को अगर अप्लाई नहीं कर सकते तो आप एक अच्छे लाइब्रेरियन कभी हो ही नहीं सकते। आपको अपने स्टाफ के साथ या अपने स्टूडेंट्स के साथ, आई मीन यूज़र या फिर रीडर्स के साथ, जो भी कोई आपका जो भी रीडर है, जो भी यूज़र्स है, वो कुछ कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है या स्पेशल लाइब्रेरी का कोई हो सकता है, लॉयर, एडवोकेट, डॉक्टर, एनीवन एल्स, एक फार्मर भी हो सकता है, एक लेबर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उन सभी के समय को बचाकर उनकी सुविधा अनुसार वेब रिसोर्स को कलेक्ट करना और उनको प्रोवाइड कराना आपका कर्तव्य है। 5वां है द वेब इज़ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, सेम एज लाइब्रेरी इज़ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। जैसे एक कलेक्शन का मैंने बताया था आपको जैसे रंगनाथन ने दिया हुआ है कि 5वें लॉ में लाइब्रेरी हमेशा बढ़ती रहती है। उन्होंने कंपेयर भी किया है चाइल्ड ग्रोथ से कि बच्चा जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है, आज उसकी ज़रूरतें कुछ और हैं, कल कुछ और होंगी, परसों कुछ और होंगी। सेम एज लाइब्रेरी में भी होता है, पहले वो ट्रेडिशनल थी, फिर ऑटोमेटेड हुई, फिर डिजिटल हो गई और करंट टाइम पे वर्चुअल लाइब्रेरी। तो वर्चुअल लाइब्रेरी में भी अगर वेब रिसोर्स की बात करें तो वेब हमेशा ग्रोइंग रहता है, ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें हमेशा चीज़ें बढ़ती रहेंगी, बदलती रहेंगी। तो आप यूज़र्स की डिमांड को और उस करेंट टाइम का जो भी सिनारियो है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग चेंजेस की फैसिलिटी ज़रूर रखें, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है। एक मानव एक मतलब आप देखें तो कुछ भी मतलब इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं, पूरे वर्ल्ड में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें बदलाव होता ही ना हो। निर्जीव हो तो पता ही नहीं, उसमें तो बदलाव नहीं होगा, लेकिन सजीव हर चीज़ बदलती है। और यहाँ सजीव या निर्जीव की बात नहीं, यहाँ तो इन्फॉर्मेशन की बात है। जानकारियाँ कभी ख़त्म नहीं होती हैं, रोज़ बनती हैं, रोज़ बढ़ती हैं। और इसको कलेक्ट करने के लिए इसको आप यूज़र्स को कैसे देंगे, कैसे उन तक पहुँचेंगी, इस चीज़ को जानकारी हमेशा अप टू डेट रहने की ज़रूरत है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप इन 5 नियमों को बखूबी जानते हों। चलिए उसके बाद आपको मैं दिखा दूँ रंगनाथन के वो 5 लॉज जो रंगनाथन द्वारा 1928 में दिए गए थे। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस बाय डॉक्टर S.R. रंगनाथन। बुक्स आर फॉर यूज़, एवरी रीडर हैज़ हर बुक, एवरी बुक्स इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, द लाइब्रेरी इज़ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। पुस्तकालय उपयोग के लिए हैं, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। पुस्तकालय उपयोग के लिए हैं, एवरी रीडर हिज हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी बुक मिले, एवरी बुक इट्स रीडर, प्रत्येक किताब को यानी प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक भी मिले, सेव द टाइम ऑफ द यूज़र, पाठक के समय को बचाएं, और द लाइब्रेरी इज़ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इंफॉर्मेशन डे टू डे, आवर्स टू आवर, मिनट टू मिनट एंड पर सेकेंड इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है। जो इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है आप उसको कलेक्ट भी करेंगे, और कलेक्ट करेंगे तो आप वेब रिसोर्स के थ्रू आप यूज़र्स को दें या लाइब्रेरी के थ्रू दें। कलेक्ट करके उसको आपको रखना भी है और आगे प्रोसीड भी करना है, यूज़र्स तक उसे पहुंचाना भी है। तो आपका अप टू डेट रहना, आपके वेब पोर्टल पेज या रिसोर्स का अप टू डेट रहना और आपकी लाइब्रेरी का अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये थे 5 नियम जो डॉक्टर S.R. रंगनाथन के द्वारा दिए गए थे, और वे थे नरौजी द्वारा 5 नियम दिए गए थे और जो कि 2004 में दिए गए थे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है और लोगों को पता होना चाहिए और किसी भी स्टूडेंट्स के काम आ सकती हैं जो भी लाइब्रेरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ एंड प्लीज़ इसको शेयर करें। और मैं बस इतना चाहती हूँ कि इंग्लिश में कंटेंट तो प्रोवाइड हो जाता है, हिंदी में उसको समझें कैसे। बस मैं इतना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश वीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं इंग्लिश के, बस उनको हिंदी में मैं समझा सकूं और सिर्फ रटे नहीं, उस चीज़ को वो समझ सकें और समझकर अपने आगे फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकें। बस मेरा इतना ही मानना है, इसके लिए मेरी एक छोटी सी कोशिश है। मैं ज़रूर, अगर आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।